नमस्कार। बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग पिछली क्लास देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। लेकिन आज जो है परसेंटेज की क्लास नहीं है आपकी। आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें होगा क्या भैया, हम लोग 2023 एग्ज़ाम जो हुआ था, वैसे वो एग्ज़ाम था एसएससी जीडी 2022, लेकिन हुआ था 2023 यही जनवरी में, है ना। तो उसी एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें यानी लगभग 76 सेट में हुए थे। तो इतना बड़ा वादा अगर मैं कर दूंगा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अभी जैसी हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं उस हिसाब से, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से, है ना, सप्ताह में 2-3 सेट मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं करवाता रहूं। तो उसी कड़ी में आज जो है पहला सेट जो कि 10 जनवरी 2023 को हुआ था एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम में, उसी की शुरुआत हम लोग आज करेंगे, है ना। एक एक सेट सॉल्व करेंगे। इसमें होगा क्या भैया कि इसमें आपको पूरे के पूरे एग्ज़ाम के यानी कि आप देखेंगे कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, इसमें पूरा का पूरा जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें मेंसुरेशन भी होगा, इसमें टाइम एंड वर्क भी होगा, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस भी होगा, इसमें आपका डिस्काउंट भी होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी टॉपिक हैं पूरे सिलेबस से आपको सवाल मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार वाले हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग देखें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट का एग्ज़ाम आप देने वाले होंगे भविष्य में, कभी भी अगर आ गया भर्ती यूपी की ही, है ना, तब भी आप जो है आसानी से उसको भी देखिए। सब लोग देखेंगे और कोशिश करिए कि देखिए क्या आपको इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न लगाते हुए, है ना। थोड़ा सा मैं अपनी शक्ल छोटी कर लेता हूँ, ये देखिए, है ना। तो इसमें देखिए जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है भैया, एसएससी जीडी कांस्टेबल कैसा आता है पेपर। कैसा आता है मतलब यही पेपर आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे बात केवल मैथ्स की जा रही है भाई साहब, है ना। ऐसा मत समझना कि सर यहाँ केवल 20 क्वेश्चन ही मैथ का मतलब आता है, बाकी कोई कुछ आता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। एसएससी जीडी मैथ्स 2022 जो कि एग्ज़ाम डेट थी 10 जनवरी 2023, है ना, इसी प्रश्नों पर आधारित हमारी ये श्रृंखला है आज की। और श्री गणेशाय नमः की शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। चलिए शुरुआत करेंगे भैया सबसे पहले क्वेश्चन से, और जो कि सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ना। यहाँ से अगर जो बच्चे इस टाइम देखो किसी बैच में चल रहा है, मुझे लगता है डिस्काउंट चल रहा था, है ना, तो वहाँ से देखो जो बच्चे डिस्काउंट पढ़े थे, मैंने कहा था कि एक फार्मूला मैंने वहाँ पे आपको बताया था, है ना। किसका किसका रेशियो बताया था, मैंने कहा था सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, मैंने कहा था सरकारी नौकरी का रास्ता इस फार्मूले से होकर गुजरता है ना। मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट क्या है, सीपी में यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको करना था 100 माइनस डी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो जिनको थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। मैंने कहा था कि इसको मैंने कुछ इस प्रकार बताया था आपको कि भैया सीपी बटे एमपी का जो रेशियो होता है वो वास्तव में होता है, ये होता है 100 माइनस डी। डी का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, और अपान में होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा भाई आज की क्लास में, तो आप लोग जो है बिल्कुल नाश्ता वास्ता करके बैठिएगा, और जो लोग शुरू से हैं वो अंत तक दिखने चाहिए मुझे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको साथ में जो है मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको केवल नौकरी मिल जाएगी बिना मेहनत किए हुए। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ ये 100 माइनस डी प्लस 100 और प्लस में क्या है पी है, बटे में 100 प्लस पी है। तो यहाँ से देखो डी का मतलब भैया डिस्काउंट होता है और पी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखो वास्तव में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु दुकानदार कितने में क्रय करता है, यानी क्रय के लिए भुगतान करता है। तो देखो डी जहां है वहां छूट डिस्काउंट यानी 40% छूट हुई, 100 में से 40 घटाओगे कितना आ जाएगा, 100 में से 40 घटा दो भैया 60 आ गया। 20% का लाभ अर्जित किया तो 100 में प्रॉफिट जोड़ दो तो ये क्या आ गया 120 आ गया। यानी यहाँ से आप कहोगे सर सीपी और एमपी का जो रेशियो बनेगा वो भैया देखो
ये 60 से कट जाएगा, 60 एकन्नम 60, 60 दूना 120। इसका मतलब ये है कि CP अगर होगा 1 तो MP कितना होगा 2, लेकिन यहाँ कह रहा है कि MP 2 नहीं है, MP कितना है भैया 2400। तो यहाँ वास्तव में आपको 2 की वैल्यू कितना दी गई है, 2 की वैल्यू दी गई है 2400। तो अगर 2 की वैल्यू 2400 है तो आप 1 की वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे कि सर 1 की वैल्यू क्या होगी 1200, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो इतने आसान से सवाल भी SSC GD के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ पाए होंगे, सब लोग समझ पाए होंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे चर्चा नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस बैच है तो नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा भैया, है ना। आगे आ जाओ इस सवाल पे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई, जो कि है हमारा कि एक व्यक्ति 95,000 रुपये उसकी आय है और उसका व्यय जो है भैया वो कितना है 75,000। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। भैया ये सोचो आप कि एक होता है आपका इनकम, इनकम दिया गया है 95,000, ठीक, और कह रहा है कि उसका व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, खर्चा जो है कितना है भैया, तो आप कहोगे सर खर्चा है 75,000, है ना। 95 में से 75 घटाओगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 20,000, ठीक। तो ये थी भैया इनकम, और ये था आपका एक्सपेंडिचर, और ये था बचत, है ना, सेविंग्स। तो इसका रेशियो निकाल लो, ऐसे में आप वृद्धि करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इससे अच्छा है कि रेशियो निकाल लो। ये 0 0 0 तो कट ही जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, ये कट जाएगा 19 पचे 95, ये हो जाएगा 15 पचे 75, है ना, और 4 पंचे 20। यानी यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा इनकम, हमने मान लिया कितना है, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 1500 इनकम है, सॉरी 1500 एक्सपेंडिचर है, और 400 क्या है शेविंग है, ठीक। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि अच्छा वैसे चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। अभी कभी कभी क्या होता है कि और छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ और छोटा नहीं हुआ तो यहीं से निकाल देना कि इनकम हो गई 1900, 1500 उसमें से खर्चा किया तो 400 क्या कर पाया, बचा पाया। तो अब देखो कह रहा है कि इनकम में भैया क्या होता है 18% की, और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। तो अगर इनकम में 18% की वृद्धि होगी तो आप इसका 18% निकालोगे तो 18 गुणे 19 कर दो, 18 18 हम 324, 324 में 18 जोड़ेंगे, 324 36 2 32 10 42 342, क्यों, ठीक, यही तो होगा। 18 9 162, 16 आ गया, 18 के नाम 18, और 18 16 कितना हो जाएगा 34, 342। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ी कितना, तो आप कहोगे सर इनकम बढ़ी है 342, और जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो बढ़ा है वो 12% बढ़ा है। तो 15 गुणे 12 करोगे, 12 15 हम 80, 180, यानी कि क्या हुआ कि खर्चा बढ़ा केवल कितना 180। तो आपको सोचो 342 आप कमाने लगे, लेकिन आपने खर्चे में बढ़ाया कितना 180 ही। तो इसका मतलब आपकी जो बचत होगी वो देखो 342 में से 180 घटाओ तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 14 में से 8 गया, तो आप कहोगे सर 8 6 14, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, है ना। इसका मतलब आप कहोगे सर यहाँ से 162 रुपये क्या हो जाएगी, सेविंग में वृद्धि हो जाएगी। 162 की वृद्धि किस पे होगी भैया, 400 पे, चूंकि पहले सेविंग कितना थी 400, और गुना परसेंट के लिए क्या किया जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, इसका मतलब 40.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, यानी कि उसकी सेविंग में यानी कि उसकी बचत में 40.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। और आप चाहते तो इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि 9500 का 18% निकाल लेते और 7500 का 12%, तब भी वही आता, है ना। तब आप 2000 से 20,000 से जो है निकाल देते। यहाँ पे वैसे हमें रेशियो में करने से बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं मिला है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका उत्तर जो है आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, समझते चलिएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल हैं ये सब, है ना। आगे आ जाओ फिर से। कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% हानि व्यय की, यानी कि डिस्काउंट दिया है 20% और उसे लॉस हुआ है कितने का 10% का। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, क्या समझो कि सर MP और CP का जो रेशियो होता है ये होता है 100
प्लस पी कहो या माइनस एल कहो, प्रॉफिट होगा तो प्लस पी और लॉस होगा तो, एक मिनट, लॉस होगा तो माइनस का एल, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस एल और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस पी, तो ये हो जाएगा अपान में 100 माइनस डी। ठीक, इस बार आपका जो एमपी सीपी का रेशियो बनेगा, यहाँ देखो एक बार लॉस हो रहा है 10% की हानि, तो आप कहोगे सर 100 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 90, और डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का 20 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि एमपी अगर होगा कितना, एमपी होगा 9 तो सीपी कितना होगा 8। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि वस्तु पर 72,000 रुपये अंकित है, तो 9 की वैल्यू कितना दी गई है, तो आप कहोगे सर 9 की वैल्यू दी गई है 72,000, तो 9 8 72, यानी 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 8,000, तो सीपी हो जाएगा 8 8 64,000, यानी सामान खरीदा गया है कितने में भाई 64,000 में। और आगे देखो कह रहा है कि जिससे उसे वस्तु पर 440 का क्या हो, लाभ हो, तो आप खुद सोचो अगर 440 का लाभ चाहिए उसे भैया, तो इसका मतलब खरीदा था 64,000 में और 440 रुपये और ज़्यादा में बेचेगा, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य होगा 64,440 रुपये। लेकिन आप खुद सोचो कि सर उसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो तो 72,000 ही रुपये है, तो आप सोचो कि 72,000 रुपये छपा था और 64,440 में वो क्या हुआ, बिका, तो आप यहाँ 72,000 में से 64,440 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, डिस्काउंट, क्योंकि छपा है 72,000, बिका है 64,440, तो आप यहाँ से देखो ये हो जाएगा 7,560, क्योंकि 440 560 मिलकर कितना हो जाएगा 65,000 और 65 7 72, है ना। तो 7,560 रुपये का डिस्काउंट मिला, लेकिन ये किस पे मिला होगा बताओ, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, यानी 72,000 पे मिला होगा, और गुना परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये 9 से कट जाएगा ना, 9 8 72, 9 से 9 8 72 और 9 4 36, तो ये हो गया 8 से 8 दामा 80 और 8 पंजे 40, 10.5 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। इसका मतलब उसने अंकित मूल्य पर छूट दी थी, सॉरी उसे हाँ छूट कितनी देनी चाहिए, तो 10.5% की देनी चाहिए, ताकि 440 रुपये का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो देखो इस पूरे सेट में भी आप देखेंगे कि 1 2 सवाल जो है ढंग के हैं, 2 3 सवाल मान के चलो 3 सवाल, बाकी कोई सवाल ढंग का नहीं है, है ना। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे भाई। आप देखिएगा अगला सवाल, ये सवाल बहुत बेहतरीन था, इसको दोबारा से आप देखिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा, है ना। ये आ जाओ, देखो बहुत ही मजेदार सवाल, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास भैया 14 है, तो इसका मतलब त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 7 होगी, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। इसकी ऊंचाई क्या होती है भैया, ऊंचाई दी गई है कितना है 2 है ना। कह रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है भैया बेलन सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे निकट भविष्य में आप बेलन से परिचित होंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि बेलन ऐसा फिगर होता है और इसका कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है ना। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है भैया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और क्या होता है एच प्लस आर। ये फार्मूले भाई आपको याद होने चाहिए, और मेंसुरेशन में केवल ऐसे सवाल आते हैं जीडी के एग्जाम में कि जहाँ पे आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए, और इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो, है ना। ध्यान रखिएगा पूछा क्या है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जब आप जोड़ोगे 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच प्लस आर को, तो यहाँ देखो 2 पाई आर तो क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर। ठीक, अब आपको यहाँ पे आर भी पता है और क्या पता है एच भी, तो 2 इंटू पाई का मान कह रहा है 22/7 रखना ही पड़ेगा आपको, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7, और ब्रैकेट में एच प्लस एच 2 बार 2 2 4 और आर की वैल्यू 7, तो 2 2 4 और 7 4 11, तो आप देखो 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, 11 दूना 22, और 22 का गुणा किससे करोगे 11 से, तो ये हो जाएगा 11 दूना, कहीं गड़बड़ कर दिया शायद, है ना, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कहाँ गड़बड़ किया है भाई, तो 7 2 9 2 11, ये तो ठीक है,
एच प्लस आर और 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो है, कहाँ गड़बड़ किया भाई, 1 मिनट, ऐसे निकालते हैं, कहाँ गया 1 मिनट भाई, इरेजर ये है, देखिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया देखो, अगर अलग अलग निकालें, कहीं गड़बड़ी किया गया होगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 है, इंटू एच की वैल्यू क्या है 2 है। 7 से 60, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो ये तो आ गया भैया 88। और यहाँ से भी देखो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 है ना, और गुणे में 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 7, और h प्लस आर का मतलब 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, तो 7 से 7 यहाँ भी कट गया, 22 दूना 44 और 44 गुणे 9, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 3 39, 396 में क्या जोड़ देंगे 88, तो 8 और 6 14, और ये हो जाएगा 9 9 18, और 3 और 1 484 है ऑप्शन में कि नहीं है भाई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब वहाँ पे कहाँ गड़बड़ी कर रहे थे अभी तुरंत जो है आप देख लीजिएगा, वैसे भी आना चाहिए था, लेकिन कहीं शायद गड़बड़ी हम लोग कर रहे होंगे जो कि वहाँ से नहीं आ पाया। तो चलिए बहरहाल इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आगे आ जाओ अगले सवाल पे, केवल फार्मूला यूज करना था बस आपको। आगे आ जाओ, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो आप समझिएगा, एक निश्चित दूरी है, x की चाल से गया, y की चाल से आया, x की चाल से गया, y की चाल से आया। तो निश्चित समान दूरी के लिए जो औसत चाल होती है भैया, एवरेज स्पीड, वो होती है 2xy अपान में x प्लस वाई। कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए, तो आप क्या कर दोगे कि सर ये हो जाएगा 2 इंटू गया है 64 से, आया है 16 से, और बटे में x प्लस वाई, 64 16 80, 16 16 पंचे 80, और 64 दूना, तो आप कहोगे सर 128, 128 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 2 12, 5 25, 3 28, 5 36, यहाँ कहीं है 25.6, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है ना, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप देख रहे हैं कितने आसान से सवाल हैं। देखो कह रहा है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्चा किया और 5% वृद्धाश्रम में दान कर दिया, तो इसका मतलब टोटल उसने खर्चा कर दिया कितना परसेंट, 50%। और कह रहा है कि वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर कुल 28,500 खर्चा करता है। तो भाई वैसे तो परसेंटेज में खर्चा करता है 50%, और 50% की वैल्यू 28,500 दी गई, तो टोटल जो खर्चा है उसका वो कितना है, सॉरी टोटल इनकम कितनी है पूछा है, एक ही आया, तो भाई टोटल इनकम 100% होगी, तो 100% निकालने भाई 50% अगर 28,500, यानी इसका डबल कर देना है, 28 दूना 56 और 500 दूना 1000, 57,000, तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी है 57,000। ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लाया हूँ, ये सवाल 10/1/2023 में SSC GD के एग्जाम में पूछा गया। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इसमें भैया कुछ नहीं है, केवल कुछ सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं ढंग के, 1 2 सवाल 3 सवाल, बाकी बिल्कुल बचकाने टाइप के सवाल हैं। देखो कह रहा है दिव्या ने एक कार खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 3,50,000, मैंने मान लिया 350, 0 0 कैंसिल कर दिया है ना। और कह रहा है उसको बेचा कितने में, तो उसको बेचा कितने में 4,35,000 में, ठीक। तो भैया अब आपसे पूछा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, तो आपका CP 350, SP 435, तो क्या आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, और निकाल के कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना, इतना तो आप कर ही लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आगे आ जाओ, 80,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% के ब्याज के वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी, है ना। तो ऐसा सवाल कभी भी आपके सामने आए तो सबसे पहले अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकाल लो रेशियो। अमाउंट कितना है 1,17,128, और बटे में प्रिंसिपल कितना है भैया, प्रिंसिपल है 80,000 रुपये। रेशियो निकालेंगे
तो देखो 128 8 से कट जा रहा है, ये भी 8 से कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और ये आ जाएगा 8 × 8 3 11 है ना, 37 हो गया, 8 चौक 32, 5 37, 8 छंग 48, 3 51 और ये हो जाएगा 8 छंग 48, 3 51, 8 चौक 32, 8 × 8। इसका मतलब जो रेशियो आ गया है वो आ गया 14,641 और 10,000। तो प्रिंसिपल तो आ गया भैया कितना 10,000, जबकि अमाउंट आ गया 14,641। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर जो है वो कितना है 10%। 10% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपये पे 1 का ब्याज मिला एक साल में, तो 10 से बढ़कर पैसा कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ऐसे सवाल को भाई जहाँ भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाए तो टाइम निकालने के लिए, अब आप देखो यहाँ पे कि 10 का पावर कितना करने से 10,000 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 का पावर क्या करने से 4 करने से आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी 11 की पावर क्या करने से आ जाएगा 4 करने से। तो इसका मतलब टाइम जो हो जाएगा वो कितना वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, जो लोग CI पढ़े होंगे भैया, CI पढ़े होंगे उन्हीं को ये आएगा, है ना, डायरेक्ट तरीका है, बाकी और किसी तरीके से मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और समझना है तो आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 2 वर्ष के लिए, तो किसी का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 100 और 121 है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो आप कहोगे सर 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से पावर देखो 2 वर्ष के लिए कह रहा हो, या मतलब आपसे ऐसे 2 वर्ष नहीं, टाइम कह रहा है 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 100 और 121 है। तो 10% ब्याज की दर का मतलब 10 से बढ़कर कितना 11। तो अब 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता है, 11 का स्क्वायर करने पे 121 आता है। इसका मतलब टाइम जो है वो कितना वर्ष का है 2 वर्ष का है ना। तो ये यहाँ पे अभी जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आप समझेंगे। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही आसान सा, निहायत आसान सवाल दिया गया है ना। आप देखेंगे कि SSC GD में कितने ज़्यादा आसान सवाल पूछे गए थे। अभी हम लोग हर एक सेट सॉल्व करेंगे भैया। अगर आपको कांस्टेबल एग्जाम में सफल होना है तो आपको इन सवालों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप बने हुए हैं तो अभी तक बने रहिएगा, है ना। सभी को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सबको बताइए कि प्रीवियस ईयर सीरीज जो है वो चल पड़ी है कहाँ पे, विनय मैथ्स क्लासेस पे, है ना। यहाँ से आप लोग अपनी प्रीवियस ईयर की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में 100% सफलता आप प्राप्त कर सकें। मैथ में तो गारंटी रहेगी कि आप जो है 20 में 20 सही कर पाएंगे अगर ये सीरीज पूरी की पूरी देखते चलेंगे, है ना। हम लोग सप्ताह में 3 सीरीज जो है अगर कर लेंगे तब भी बहुत समय है अपने पास, है ना। तो कोशिश करूंगा मैं सब आपको सॉल्व करवाऊं। आगे आ जाओ, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपको पता है कि भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 240, समय कितना है 5 घंटे। तो आप कहोगे सर इसकी चाल हो जाएगी 5 चौक 20, 5 अठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो जाएगी भैया चाल हो जाएगी। कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल आधी कर देता है ना, आधी गति से यात्रा करता है, मतलब पहले चाल कितना थी 48, अब चाल कितना कर दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहा है उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो भैया दूरी तो कितना है भाई 240 और चाल कितना है 24। तो अगर 240 की दूरी 24 की चाल से चलेगा तो समय 24 दहम्मा 240, कितना घंटे लग जाएगा 10 घंटे लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, मतलब उत्तर 10 घंटे नहीं लगाना है। पूछा है तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, तो आप कहोगे सर पहले समय लगता था कितना घंटे 5 घंटे, अब लग रहा है कितना 10 घंटे, तो कितना ज़्यादा लगेगा भैया। तो आप कहोगे सर 5 घंटे का समय ज़्यादा लगेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे भाई, सब लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ से देखो आइंस्टीन चाचा ने क्या कहा है। आइंस्टीन चाचा ने कहा जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर आपने इन सवालों में कुछ सवालों में गलतियां की हैं तो इसका मतलब आपने सीखने का प्रयास किया है ना। तो आइंस्टीन चाचा का यही कहना है। मुझे उम्मीद है कि चाचा की बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक, बाकी यहाँ से आपको कुछ सोचना है भाई कि विनय क्लासेस जो कि पढ़ता कहाँ पे है, माधुरी लॉन के जस्ट बगल, वहाँ पे SSC GD का नया बैच भैया प्रारंभ हो गया है प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक। अगर आप SSC GD के एग्ज़ाम में
100% सफलता चाहते हैं, बेहतर क्लास चाहते हैं, है ना, जिस क्लास में मैथ, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश और इंग्लिश नहीं चल रही है, हिंदी चल रही है, इंग्लिश अगली क्लास में चल रही है, हिंदी और रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट जो है वो चल रहे हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट के साथ सफलता दिलवाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लासेज चल रही हैं, बिना क्लासेज। नया बैच प्रारंभ है सुबह 7 से 11 बजे तक और दूसरा बैच है 11 से भैया 3 बजे तक। कोई भी आपका दोस्त, दोस्तनी, मित्र, मित्री जो भी आपका ज्वाइन करना चाहते हो उन सभी को आप जो है बता दीजिए, बिना क्लासेज में बेहतर क्लासेज चल रही है ना। आप 4 दिन की क्लास करके देखिए, 4-5 दिन का डेमो मान के चलिए आप लोगों के लिए फ्री है ना। केवल आइए, 5 दिन क्लास करिए, परखिए, जांचिए, ठोकिए, पीटिए, उसके बाद जो है आप एडमिशन लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्लासेज अच्छी हैं या नहीं है। हम लोग तुरंत बढ़ेंगे भाई आगे अगले सवाल पे। देखिएगा ये सवाल भाई, देखो ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भैया, है ना। 40 और 50 के बीच में आपको पता है 41, 43 और 47 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3 है। क्या ये भी कोई सवाल है? लेकिन अब कौन बताए, है ना, कौन बताए, ऐसा सवाल भी जो है आ रहा है। अच्छा, ये भी ऐसे सवाल आने के रीजन है भैया, क्योंकि आपको पता है कि सर 1 घंटे में हमें करने हैं कितने सवाल? 80 सवाल, है ना। और उसमें 20 जो है मैथ है, 20 रीजनिंग है, 20 हिंदी या इंग्लिश है और 20 आपका क्या है? जीएस है और करंट अफेयर है। तो आप खुद सोचो 1-1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, तो क्या बहुत भारी भारी क्वेश्चन थोड़ी दे देगा आपको एग्जामिनर, है ना। वो भी चाह रहा है कि आप कितना जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हम लोग आ जाएंगे, कह रहा 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ, कभी भी घंटियां भैया बजने प्रारंभ होंगी, घंटे बजेंगे, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी घंटे बजेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, जब भी पूछे कि पुनः एक साथ किस समय पे वे बजेंगे। तो यहाँ देखो 5 घंटियां हैं, तो आप कहोगे सर पहली घंटी जो है वो 12 सेकेंड, देखो 12 सेकेंड, फिर दूसरी 18 सेकेंड, फिर तीसरी 24 सेकेंड, फिर चौथी 36 सेकेंड और पांचवी 45 सेकेंड। ये पांचों घंटियां इतने इतने सेकेंड पे बजती हैं। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना इनके एलसीएम पे वे अगली बार बजती है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? इनका एलसीएम मैंने आपको बता रखा है कि बड़ी वाली संख्या जो है 45, इसको क्या मान लेते हैं? एलसीएम मान लेते हैं। 45 में 9 है और 5 है, जबकि 36 में क्या है भैया? 9 है और 4 है। 45 में 4 नहीं है, है ना, 45 में 4 नहीं है तो 4 से गुणा कर देंगे। 24 में 8 और 3 है, तो 45 में 3 तो आ गया है क्योंकि 9 है, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 में 2 3 बार है, जबकि 4 में 2 2 बार है, तो एक बार 2 से और क्या कर देंगे? गुणा। आगे देखो 18, 9 दूना 18, 9 भी है 2 भी है, 12 4 तिया 12, 4 भी है और 3 भी है, तो बस यही लासा हो जाएगा। 45 चौके 180, 180 दूना 360, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 360। लेकिन ये किस में आएगा? सेकेंड में। मिनट में चेंज कर दो, किससे भाग करके? 60 से। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना मिनट आएगा? 6 मिनट आ जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि अगर एक साथ 9 बजे बजी थी तो अगली बार 9:06 पे वे एक साथ बजेंगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या इस सवाल में आप लोगों को कुछ करना था? बिल्कुल नहीं करना था, आपने देखा और आपने इसका उत्तर लगाया। अगर एलसीएम आपको ऐसे निकालना नहीं आता तो एक मेथड होता है बचपन का प्यार वाला मेथड, तो आप ऐसे जो है इसको लाइन खींचोगे, 2 से, फिर 2 से, 3 से, ऐसे ऐसे काटते हुए चले जाओगे और सबको गुणा कर लोगे। गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 360, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 360 का मतलब 6 मिनट, 6 मिनट बाद बजेंगी। अच्छा देखो एक सवाल बहुत ही अच्छा, अभी कल ही आपने क्लास में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष भैया 3% दर से बढ़ रही है। भालू जो है वो प्रत्येक वर्ष 3% की दर से बढ़ रहे हैं, मतलब पहले साल भी 3% और दूसरे साल भी 3%। तो आगे कह रहा है कि वर्तमान में भालू की जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालू की जनसंख्या क्या थी? मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप 3% का फ्रैक्शन निकाल लोगे। 3% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? ये होता है 3/100। क्या होता है? 3/100। इसका मतलब भालू की जनसंख्या पहले 100 रही होगी, तो 100 से बढ़कर कितना हो गई? 103। दोबारा फिर से देखो भालू की जनसंख्या 100 रही होगी, तो फिर क्या हो जाएगी? 103। क्यों मैंने 2 बार किया? क्योंकि भैया 2 वर्ष वृद्धि हो रही है। अब आप देखो भालू की जनसंख्या
ये हो जाएगी 100 गुणे 100, 10,000 रेशियो, ये है 103 और गुणे में 103। ठीक, तो आपको सोचो 103 गुणा नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट हम इसको ऐसे रहने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान में जनसंख्या जो है 103 गुणे 103 है रेशियो के हिसाब से, जबकि वास्तव में कितनी है 21,218। तो 21,218 को हम भाग करेंगे किससे, 21,218 को भाग करेंगे 103 गुणे 103, और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 100 गुणे 100 का मतलब 10,000, तो 10,000 से भैया क्या कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। काटा पीटी मचाओ, 103 से कटेगा, 103 दूना 206, 103 दूना कितना हो जाएगा 206, 6 12 618 होगा, जीरो बढ़ाएंगे और 103 से कट जाएगा, 103 से कितनी बार में 6 हाँ 6 बार में है ना, कितनी बार में 6 बार में, और 103 से 206 कितनी बार में 2 बार में, तो आप कहोगे सर 2 गुणे 10,000 यानी उत्तर आ जाएगा कितना हज़ार, 20,000, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। तो आप देखोगे तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा, काफ़ी आसान सा सवाल है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। आपके दिमाग में आया सर ऐसा ना करें हम, सक्सेसिव मेथड ना लगाएं, मतलब ये वाला रेशियो मेथड, तो फिर भैया फिर एक और मेथड लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 मिनट का धैर्य रखिएगा, थोड़ी जगह बना लें यहाँ पे, है ना। अब आ जाओ यहाँ से, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए करना ही पड़ेगा, पूछा है 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व हमने मान लिया कितनी थी, x थी, x को भी याद कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है 3% दर से बढ़ रही है, तो पहले साल 3% बढ़ी, मतलब कितना हो गई 103/100। दूसरे साल पुनः कितना बढ़ी 103, क्योंकि 2 साल लगातार 3 बढ़ रही है, तो पहले साल भी 103, दूसरे साल भी 103, और बराबर हो जाएगा 21,218। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये 103 नीचे चला जाएगा और ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, बात वही होगी। तो लगाना तो आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब आगे आ जाएंगे हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल भैया है अपना, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक सवाल आता है टाइम एंड वर्क में, जिसमें काम करती हैं भैया महिला भी और बच्चे भी, पुरुष भी और बच्चे भी, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो यहाँ से देखो अगर ध्यान से, तो कह रहा है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। बहुत आसान सा सवाल होता है। महिलाएं हैं कितनी 5, इनको कहते हैं W, M1D1 बराबर होता है M2D2, है ना। 5 महिलाएं काम को कर सकती हैं 8 दिनों में, तो 5 महिलाएं 8 दिनों में, यही काम है, ये बराबर है उसी काम को देखो कह रहा है 8 बच्चे 8 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिनों में। तो इन दोनों को बराबर जब करेंगे भैया तो कार्य क्षमता बराबर आ जाएगी। देखो 8 से 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो आप कहोगे सर W/B यानी महिला बटे बॉय बराबर 2/1, यानी एक महिला एक दिन में 2 काम करेगी या 2 लड्डू बनाएगी, तो एक लड़का एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा, है ना। ये पता चल गया आपको कार्य क्षमता, क्या पता चल गया, एफिशिएंसी, कि एक महिला एक दिन में 2 लड्डू, एक लड़का एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। अब आगे देखो कह रहा है कि तो उसी काम को 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो काम पता करो, काम कितना है, 5 महिलाएं द्वारा जितना काम 8 दिन में किया जाता है यही है टोटल काम। तो अगर एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, 2 लड्डू बनाती है, तो 5 महिला एक दिन में 5 दूना 10 लड्डू बनाएगी, और 8 दिनों में 8 धामा 80 लड्डू बना लेगी, यानी टोटल काम कितना हो गया 80। चाहते तो ऐसे भी कर लेते, एक लड़का एक दिन में 1, तो 8 लड़के एक दिन में 8, तो 10 दिन में 8 धामा 80, यानी टोटल वर्क जो हो गया भैया वो आ गया, टोटल वर्क 80 लड्डू बनाने का है। और यही वर्क 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भैया 2 महिलाएं और 4 बॉयज, तो एक महिला एक दिन में 2, तो 2 महिला 2 दूना 4, एक लड़का एक दिन में 1, तो 4 लड़के 4, टोटल एक दिन में काम होगा कितना 8, काम करना कितना है 80, तो 8 धामा 80, यानी 10 दिनों में ये सब मिलके उस काम को पूरा कर देंगे, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, कभी मौका मिला तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखो मोहन एक टेबल 2832 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ % 18 है। अरे भाई
2832 रुपये में बेचा, 18 का लाभ कमाया, मतलब 118 की वैल्यू है। क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है समझ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सवाल का उत्तर मुझे, है ना, अगर समझ गए हैं तो, है ना, जरूर बताइएगा, जरूर। ठीक, हाँ बिल्कुल। आप देख लो ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं। देखो फिर से वही आ गया मोहन वाला, तो ये तो आप लोग लगा चुके हैं। आगे आ जाओ, 15 नंबर, बहुत ही अच्छा सा सवाल। यहाँ कह रहा है कि भैया 5x माइनस 2y और बटे में x माइनस 2y बराबर क्या दिया है, 9/17। तो कह रहा है 9x बटे 13y। तो पहले x y का मान निकाल लो। तो यहाँ से देखो, अगर सेम है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, या यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस होता, तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि 17 का 5x से गुणा करते, 17 पचे 85x, तो ये हो जाएगा 85x। ऐसे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाना है आपको। यानी ये हो जाएगा भैया क्या, ये हो जाएगा 85x, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 17 बजे 85x, और ये हो जाएगा 9x। 85 और 9x का डिफरेंस लेंगे अगर हम, तो 85 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76x, और ये बराबर हो जाएगा 17 दूना 34y और 9 दूना 18y। तो 34 और 18 में डिफरेंस कितने का आएगा, 34 और 18 में डिफरेंस भैया आएगा, ये आ जाएगा 16 का, यानी 76x बराबर 16y। तो 19 चौक 76 और 4 चौक 16, है ना। तो इसका मतलब 19x बराबर 4y, तो x बटे y की वैल्यू आ जाएगी 4/19। अब आपसे पूछा है कि ये बताइए x की वैल्यू कितना आ गई, 4। तो जब x का मान यहाँ रखोगे तो 9 चौक 36, और यहाँ y का मान क्या रखोगे 19, तो 9 तियाँ 27, यानी लास्ट में क्या आएगा 7। तो आप अगर देखो तो एक ही ऑप्शन में 36/247 है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, निहायत आसान सवाल था, आपको आगे बढ़ना है बस। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। बेलन का व्यास बताओ क्या होगा। बेलन का व्यास बताना है, मतलब त्रिज्या पता चलेगी तो आप जो है उसका डबल कर दोगे, व्यास मिल जाएगा, है ना। तो हड़बड़ी में काम नहीं करना है। आप देखिएगा कभी भी अगर किसी फिगर को पिघलाया जाएगा, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बेलन और शंकु के आयतन को क्या कर देना होगा बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, जबकि शंकु का 1/3 πr²h, है ना। तो पाई से पाई तो क्या होगा भैया, कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो बेलन का आपसे कह रहा है कि अच्छा यहाँ शंकु है, तो बेलन पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन, यानी बेलन की त्रिज्या हमें नहीं पता है, ऊंचाई पता है कितनी 45, बराबर 1/3। आप कहोगे सर शंकु की त्रिज्या कितना है 9, तो त्रिज्या 9 है तो 9 9 81, और ऊंचाई कितना है 15, तो यहाँ से हो जाएगा 15, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बचे 15, और 5 से कट जाएगा 5 9 45, और 9 से कट जाएगा 9 9 81। तो r² की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी 9, तो r की वैल्यू 3। लेकिन ध्यान रहे भाई ये तो है r का मतलब त्रिज्या, तो कभी कभी हड़बड़ियों में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। आप एग्जाम में इतने प्रेशर में होते हैं कि 3 लगा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलन का व्यास पूछा है, तो त्रिज्या अगर 3 है तो व्यास क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा, है ना। तो इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। बहुत ही बढ़िया सा सवाल, देखो बहुत बेहतरीन सवाल आ गया टाइम एंड वर्क में। जैसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस जो पूरे सेट में 2-3 सवाल अच्छे थे, उनमें से दूसरा तीसरा सवाल अच्छा वाला ये है। कह रहा है कि एक पेंटिंग को, देखो भैया एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, तो ए 12 दिन में, बी कर सकता है 8 दिनों में, और सी कर सकता है 10 दिनों में पेंट कर सकता है। ठीक, 12, 8 और 10 का टोटल काम निकालोगे 120, 12 दहम्मा 15 अट्ठे, और ये हो जाएगा 12 दहम्मा, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एक दिन में कितना 10, बी एक दिन में कितना 15, सी एक दिन में कितना 12, है ना, पेंट कर सकता है।
उसी को 10 दिनों में अच्छा हाँ देखो, दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें, लगभग में बताना है, जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। मतलब ए जो है, ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। अच्छा, इसका कहने का मतलब है अल्टरनेट जो है ए के साथ कौन आते हैं, बी। मतलब क्या है कि ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको, जब इसके साथ दूसरे दिन जो है बी और सी भी आ जाए। मतलब अल्टरनेट डेज में बी और सी भी इसके साथ आ जाते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि पहले दिन तो कौन रहेगा, पहले दिन ए रहेगा, तो एक दिन में वो कितना करता है, 10 करता है। जबकि दूसरे दिन क्या होगा कि ए के साथ बी भी रहेगा और सी भी रहेगा, मतलब 15 और 12। तो आप देखो, तो पहले दिन ए और दूसरे दिन कितना काम होगा, 15 12 27 10 37। तो पहले दिन 10 काम होगा और दूसरे दिन कितना होगा, 37 होगा। तो इसका मतलब आप खुद सोचो कि टोटल 2 दिनों में भैया कितना काम हो जाएगा, 37 10 47। और काम करना कितना है, 120। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं बता सकता हूँ आपको, ये प्रैक्टिस बैच है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान भी रखना होगा कि 2 दिनों में 47 काम हो रहा है। तो 120 के करीब जाओ, तो आप कहोगे सर 2 से अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दिन, 4 दिन में कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 और ये हो जाएगा 94, है ना। कितना हो जाएगा, 4 दिनों में 94। 5वें दिन बारी होगी किसकी, ए की, ए की बारी होगी तो भैया कितना करेगा, 10 और करेगा एक दिन में। तो टोटल 5 दिन में कितना हो जाएगा, 94 में 10 जोड़ोगे 104। अब बचा कितना, 16, और 16 को आपको किसकी बारी होगी, ए बी सी की। तो आप कहोगे सर 5 दिन तो ये हो गया, और प्लस में 16 काम बचा है, और ये तीनों मिलकर एक दिन में 37 करते हैं, तो 16/37, यानी 5 सही 16/37। यानी कि आपको पता चल गया कि पूरा काम जो होगा वो टोटल 5 सही 16/35 का मतलब 5.4 दिनों में होगा। क्योंकि देखो 5 के करीब एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप लगा लेंगे भैया। ए 12 दिनों में, बी 8 दिनों में, सी 10 दिनों में कोई काम करता है। टोटल काम निकालते हो एलसीएम 120 होगा। ए एक दिन में 10, बी एक दिन में 15, सी एक दिन में 12, तीनों मिलकर 37। लेकिन यहाँ देखो कह रहा है ए द्वारा कितने दिन में किया जा सकता है, बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर उसका साथ दें, और पहले दिन ए अकेला पेंट करता है। मतलब पहले दिन अकेला ए करेगा और दूसरे दिन ए के साथ बी और सी उसका साथ देंगे। तो भैया पहले दिन तो 10 काम होगा और दूसरे दिन कितना काम होगा, 37 काम। 2 दिन में 47 काम, 4 दिन में 94 काम, 5वें दिन ए आएगा, 10 काम निपटाएगा, 104 काम, बचा कितना काम, 16 काम। तीनों मिलकर करते हैं कितना, 37 काम। तो 16/37 आप और लगा दोगे तो 5 दशमलव समथिंग आएगा, 5 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आ जाओ। ए बी सी डी, ये देखो अगर 4 संख्या समानुपाती हैं तो आपको पता है ए बी और सी डी, इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। डी को क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। तो जब भी डी की वैल्यू निकालनी हो तो बी और सी का गुणा करके ए से क्या करते हो, भाग, तो आपको चतुर्थानुपाती मिल जाता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बी और सी का गुणा करना है। मतलब √8 का और √21 का जब गुणा करोगे तो 8 × 21 हो जाएगा, और बटे में अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6। तो 21 अट्ठे कितना हो गया, 168, √168, और एक ही छतरी के नीचे कर दीजिए बटे में 6। तो ये हो जाएगा 6 दूना, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 अट्ठे 48। √28 का मतलब होता है 4 7 28, 2 √7, 2 √7। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए भैया कुछ नहीं करना, दूसरी तीसरी का गुणा करके और पहली से क्या करना है, भाग दे देना है। चलिए हम लोग बढ़ चुके हैं अगले सवाल पे। ठीक, अगला सवाल जो है ये क्या है, तो आप कहोगे सर एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से साइकिल से चलता है। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको बताना है औसत गति। तो देखो कह रहा है कि रास्ता ए है, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी चलता है कितना, 20 किलोमीटर। तो भैया 5 किलोमीटर चाल से 20 किलोमीटर चलता है तो कुल टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे। 3 के हिसाब से 15 किलोमीटर चलता है तो 3 बचे 15, 5 घंटे। 2 से 2 पंचे 10, 4 से 4 छंग 24, टोटल समय लग गया 5 5 10 6 16 4 20।
यानी टोटल टाइम लग गया कितना घंटे, 20 घंटे। मैं क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि ये बताओ इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, औसत चाल का मतलब क्या होता है आपको, तो सर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी वो कितना चला है बताओ, 20, 15, 35, 10, 45, 4, 49, 49, 10, 59, 10, 69। टोटल दूरी तो चला है 69 किलोमीटर और कुल समय उसे कितना लगा है, 20 घंटे, है ना। तो ये आप जब डिवाइड करोगे 2 दहम्मा 20 और ये हो जाएगा 2 से 2 3 6 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 और 10 हटाओगे 3.45, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा वाला, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भैया अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल जो है आपको आपके लिए होमवर्क हो जा रहा है, क्योंकि 19 सवाल मैंने आपको लगातार सॉल्व कर दिए हैं। एक सवाल जो कि कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेन खरीदा और कह रहा है 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा और पेन खरीदा। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर, मुझे लगता है तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन चलो देख लेते हैं, होमवर्क ना देख के करवा ही देते हैं। 180 बटे क्या कर देंगे 40, तो एक पेन की कीमत पता चल जाएगी और 180 में 2 दर्जन का मतलब 24, इसकी कीमत पता चल जाएगी। दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका क्या ले लेना, डिफरेंस ले लेना और मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी के साथ आपका ये पूरा सेट जो है वो समाप्त होता है ना। देखो पूरा विस्तृत करने में इसको 40 मिनट का समय लगा है, लेकिन ये सवाल जो है लगभग 20 मिनट के भी नहीं थे भैया। ये आपके 12-15 मिनट के, 12 मिनट के सवाल हैं, 20 सवाल 12 मिनट मैक्सिमम, अगर आप बेसिक से भी लगाते हैं तब भी, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद देखा कि इस पूरे के पूरे सेट में केवल और केवल 3 सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा ढंग के हैं, है ना भैया, थोड़ा सा ढंग के हैं। बाकी ये वही टेट सुपर टेट लेवल के सवाल हैं, है ना। तो अगर आप जो है कोई टीचिंग एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा और कुल मिला के सारे चैप्टर आपके तैयार होंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इसमें कोई समस्या हो रही हो, जैसे मान लो मैं बहुत तेज़ करवा रहा हूँ, आपको ये लगे कि सर काफ़ी तेज़ आप करवा रहे हैं और एक ही बार में समझ में कम आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट सेट है भाई, पहला सेट है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे तुरंत बताइएगा कि सर ये संशोधन आप इसमें करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद आया तो मेरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। थोड़ा तेज़ मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको तेज़ करना पड़ेगा, और तेज़ करना पड़ेगा तो आपकी स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। और स्पीड तेज़ कैसी होगी, जब आप प्रैक्टिस भी तेज़ी से करेंगे, है ना। तो चलिए फिर बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोगों के लिए सूचना है कि आप इन वीडियोज़ को भैया शेयर ज़रूर किया कीजिए, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।